हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स अध्याय 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी स्टूडेंट इसे लास्ट तक देखेंगे और साथ ही जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों यह टाइप करने में बहुत समय लगा था। अब देख सकते हैं इसमें वही रखा गया है जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, ई पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है सिविक्स है। वैसे सिविक्स इसको आप नागरिक शास्त्र बोलते हैं ना, नागरिक शास्त्र। तो इसके बाद क्या होगा, हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ये तो विस्तार से मैंने चर्चा किया हूँ। चलिए, अब क्या है, समकालीन अध्याय 3 है चैप्टर, और उसके बाद फिर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये पाठ का नाम है। तो अमेरिका द्वारा नई विश्व व्याख्या की शुरुआत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का अंत हो गया तथा अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना के साथ विश्व राजनीति का स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया। आगे क्या है, अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विवाद के समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था। फिर क्या हुआ, अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्याख्या की, यानी इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। चलिए इसकी सारी लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए, वर्चस्व क्या है। वर्चस्व हेजेमनी शब्द का अर्थ है सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होना। ये क्या कहलाता है, वो वर्चस्व कहलाता है। कहते नहीं, एक ही चीज़ अगर बार बार करें तो वर्चस्व कायम हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जैसे गांव में क्या होता है, प्रधान का अगर बार बार अगर वही जीत रहा है तो वर्चस्व कायम कर गया वो। तो इसके बाद क्या है, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। इस स्थिति में अमेरिकी वर्चस्व सर्वव्यापी मान्य हो गया, अन्यथा अमेरिकी वर्चस्व 1945 से ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विद्यमान था। प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, प्रथम खाड़ी युद्ध ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से उस पर कब्जा जमा लिया। फिर क्या हुआ, सभी देशों द्वारा इराक को समझाने की कोशिश की गई कि यह गलत है, लेकिन इराक नहीं माना। तब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कहा जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, ध्यान देना है आपको, ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कहा जाता है। असंख्य क्या, यूएन का यह फैसला नाटकीय फैसला कहलाया, क्योंकि यूएन ने शीत युद्ध से अब तक इतना बड़ा फैसला नहीं लिया। जॉर्ज बुश ने इस नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। एक अमेरिकी जनरल हार्मन श्वार्ज़काउ इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिली जुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कहा था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन
इराकी सेना जल्द ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर युद्ध क्या है। प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक थी। अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध की टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा कवरेज हुई। इस कारण से इसे वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। आगे क्या है, जॉर्ज बुश के बाद कौन राष्ट्रपति बने। अब प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए। बिल क्लिंटन नए राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 कार्यकालों जनवरी 1993 से जनवरी 2001 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। उन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे क्या हुआ, अमेरिकी दूतावास पर हमला। केन्या नरोनी में बने अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ एवं डरे सलाम तंजानिया में बने अमेरिकी दूतावास पर भी हमला हुआ। हमले की जिम्मेदारी अल कायदा को बताया गया। आतंकवादी संगठन को इसका जिम्मेदार बताया गया। फिर आगे, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। युद्ध के जवाब में 1998 में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच चलाया। ऑपरेशन में उन्होंने सूडान और अफगानिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया, देख सकते हैं। अब आगे क्या हुआ, 11 सितंबर यानी 9/11 की घटना। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 व्यावसायिक विमानों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 4 व्यावसायिक विमानों को कब्जे में ले लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। अब आगे क्या है, 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। अब आगे क्या है, तीसरा विमान पेंटागन रक्षा विभाग का मुख्यालय की बिल्डिंग से टकराया। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 यानी 9/11 कहा जाता है। अब 9/11 की घटना के परिणाम क्या हुए। इस घटना से पूरा विश्व हिल सा गया। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाली घटना थी। अब नेक्स्ट देखिए, इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 की घटना का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का यह परिणाम निकला कि तालिबान की समाप्ति हो गई और अल-कायदा का
कमज़ोर पड़ गया। 9/11 के बाद अमेरिका द्वारा बनाए गए बंदी, फिर क्या हुआ, अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार में लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। नेक्स्ट, क्योंकि जहाँ जहाँ से लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी सरकार को पता नहीं था, जी जहाँ के वो रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, अब गिरफ्तार, फिर आगे क्या हुआ, गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का यह एक ठिकाना ग्वांतानामो बो में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को इस या इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमति के बिना ही इराक पर हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा गया। दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा कि इराक ताकतवर हथियार बना है, लेकिन बाद में पता चला कि इराक में कोई खतरनाक हथियार नहीं है। इराक में कोई खतरनाक हथियार नहीं है। वाकया हमले के पीछे उपदेश, अमेरिका इराक के तेल भंडार पर कब्जा और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहता था। चलिए इसके साथ ले लीजिए इसका। फिर क्या हुआ, इसके बाद सद्दाम हुसैन का अंत हो गया, साथ ही बहुत से आम नागरिक भी मारे गए। पूरा विश्व ने इस बात की आलोचना की थी। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि इसमें 3000 अमेरिकी सैनिक, बड़ी संख्या में इराकी सैनिक तथा 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। अब अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? इसके महाशक्ति होने के कारण क्या है? बढ़ी चढ़ी सैन्य शक्ति कारण महाशक्ति सैन्य प्रौद्योगिकी, दुनिया के 12 ताकतवर देशों में से अकेला अमेरिका ही रक्षा बजट पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। अब पेंटागन अपनी रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैन्य तकनीक और तथा अनुसंधान पर खर्च करता है। हथियार आधुनिक तथा गुणात्मक रूप से दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, इसीलिए क्या है, अमेरिका सबसे शक्तिशाली है। अब आगे क्या है, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का स्थान। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी भागीदारी 28% है। हर क्षेत्र में अमेरिका की कोई न कोई कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक है, अग्रणी 3 कंपनियों में से है। इसके बाद फिर प्रमुख आर्थिक राष्ट्रीय संगठनों जैसे IME, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन पर अमेरिका का दबदबा। वर्ल्ड वेब वाइड यानी WWW, वर्ल्ड वेब वाइड या इंटरनेट पर अमेरिकी प्रभुत्व एवं MBA की डिग्री, MBA। और अमेरिकी वर्चस्व की राह में 3 सबसे बड़े अवरोध कौन हैं? अमेरिकी वर्चस्व को लगाम लगाने में 3 चीज़ों की महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अमेरिका की संस्थागत बनावट, अमेरिका की संस्थागत बनावट जिसमें सरकार के तीनों अंगों तथा यथा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अमेरिका की संस्थागत बनावट जिसमें सरकार के तीनों अंगों यथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। यानी इसमें किसी प्रकार की खींचातानी नहीं है कि वो लेके भाग गए हो, यहाँ भाग गए हो, नहीं, जो करेंगे तीनों सहमति से। और अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति, अमेरिकी समाज की प्रकृति उन्मुक्त है। यह अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। नाटो क्या है?
नाटो इन देशों के बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। इस संगठन का नाम नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकी वर्चस्व से बचने के उपाय क्या है? अमेरिकी वर्चस्व से बचने के उपाय बैड वैगन नीति। इसका अर्थ है वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना। अब भारत, चीन, रूस साथ हो जाएं तो अमेरिकी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूस साथ हो जाएं तो अमेरिकी वर्चस्व से बचा जा सकता है। कोई देश अपने आप को अमेरिकी नज़र से छुपा ले। अब आगे, यदि राज्येतर संस्थाएं, एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, जनता, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक सभी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करें। अब आगे क्या होगा? भारत अमेरिकी संबंध। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारत अब अमेरिका की विदेश नीति के विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अब अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत से संबंध, चलिए यहाँ से अमेरिका के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत का भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा। अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों, खासकर सिलिकॉन वैली में प्रभाव। अब क्या है? सामरिक महत्व के भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना। अब क्या? बराक ओबामा की 2015 की भारत यात्रा के दौरान रक्षा सौदों से संबंधित समझौतों का नवीनीकरण किया गया तथा कई क्षेत्रों में भारत को ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग संबंधी नीति से भारत व्यापारिक हित प्रभावित होने की संभावना। वर्तमान में विभिन्न वैश्विक मंचों पर अमेरिका राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकातों तथा वार्ताओं को दोनों देशों के मध्य आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए साथियों, पूरा हो गया। अब इसके बाद फिर से देखिए थोड़ा। राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सैन्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सकारात्मक संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।